नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पड़ोसी देश की सड़कों पर जहां इस वक्त हर तरफ धुआं है, हर तरफ आक्रोश है और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है। कब तक चलेगा ये भ्रष्टाचार? कब तक दबाई जाएगी युवा पीढ़ी की आवाज? जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेपाल की। वही नेपाल जिसे हम अक्सर हिमालय, बुद्ध और शांति के प्रतीक के रूप में जानते हैं। लेकिन इस समय काठमांडू की गलियां शांति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक क्रांति का रणक्षेत्र बन चुकी हैं। नेपाल की नई पीढ़ी, जिसे पूरी दुनिया आज जेन जी प्रोटेस्टर्स के नाम से जान रही है, सड़कों पर उतर चुकी है। उनका गुस्सा सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं है, बल्कि कई सालों से दबे हुए असंतोष का विस्फोट है। इस आंदोलन ने धीरे धीरे इतनी बड़ी शक्ल ले ली कि संसद भवन तक आग की लपटें पहुंच गईं। मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर राख में तब्दील हो गए, जेलों के दरवाजे तोड़ दिए गए और हजारों कैदी भाग निकले। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और हालात संभालने के लिए सेना को काठमांडू की गलियों में उतारना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? क्यों एक शांतिप्रिय देश अचानक आग और खून से भर गया? किसने लगाई ये आग और आज नेपाल किस मोड़ पर खड़ा है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नेपाल के जेन जी प्रोटेस्ट की पूरी कहानी विस्तार से सुनाऊंगा। युवा पीढ़ी जो मोबाइल और इंटरनेट के जरिए दुनिया देख रही थी, धीरे धीरे ये समझने लगी कि नेपाल का सिस्टम उन्हें मौका नहीं दे रहा। उनके सामने बेरोजगारी थी, नेताओं के परिवारवाद से भरा हुआ राजनीतिक ढांचा था और ऊपर से भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी थीं। यानी युवाओं का गुस्सा सालों से बढ़ रहा था, बस एक चिंगारी चाहिए थी। और वो चिंगारी आई सोशल मीडिया पर पाबंदी के रूप में। कुछ ही हफ्ते पहले नेपाल सरकार ने ये घोषणा की कि फेसबुक, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जाएगा। सरकार का तर्क था कि सोशल मीडिया फेक न्यूज और अशांति फैला रहा है, लेकिन युवाओं ने इसे अपनी आवाज दबाने की साजिश माना। नेपाल की युवा आबादी का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जानकारी, शिक्षा और रोजगार तक सोशल मीडिया से ही जुड़ता है। ऐसे में बैन का मतलब सिर्फ टिकटॉक वीडियो बंद होना नहीं था, बल्कि उनकी पूरी अभिव्यक्ति पर ताला लगाना था। जेन जी ने इसे अपनी जिंदगी पर हमला माना। देखते ही देखते काठमांडू में हजारों छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में तख्तियां थीं, स्टॉप करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, हमारी आवाज मत दबाओ, इनफ इज इनफ। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे जैसे सरकार ने पुलिस और सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों को रोकने भेजा, हालात बिगड़ते चले गए। काठमांडू के दिल में संसद भवन के पास प्रदर्शनकारियों का एक विशाल जमावड़ा हुआ। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, आंसू गैस, पानी की बौछारें और लाठियां चलीं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। गुस्साए युवाओं ने अब सिर्फ नारे नहीं लगाए, बल्कि सरकार और नेताओं की निशानियां मिटानी शुरू कर दी। सबसे पहले संसद भवन के बाहर आगजनी हुई। देखते ही देखते लपटें इतनी तेज हुईं कि पूरी दुनिया की मीडिया ने काठमांडू की जलती संसद की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दीं। फिर सिंगादुर्बार, यानी नेपाल का शक्तिशाली प्रशासनिक केंद्र, भी प्रदर्शनकारियों का निशाना बना। वहां आग लगाई गई, खिड़कियां तोड़ी गईं। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और माओवादी नेता प्रचंड तक के घरों पर हमला हुआ। कई नेताओं के वाहन जला दिए गए। सबसे दर्दनाक घटना तब हुई जब पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार आगजनी में फंस गईं और उनकी मौत हो गई। ये घटना पूरे नेपाल के लिए झकझोर देने वाली थी। दोस्तों, जिस आग ने संसद और नेताओं के घरों को अपनी चपेट में लिया था, वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। वो आग सिर्फ लकड़ी पत्थर नहीं जला रही थी, बल्कि दशकों से जमा हुए गुस्से और अविश्वास की राख को बाहर ला रही थी। जेलों पर हमले और कैदियों की रिहाई। आंदोलन का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब प्रदर्शनकारी सिर्फ संसद या सरकारी इमारतों तक नहीं रोके, उन्होंने जेलों की तरफ रुख किया। काठमांडू की नखू जेल पर हजारों युवाओं ने धावा बोल दिया। गेट तोड़े गए, पहरेदार भाग गए और देखते ही देखते सैकड़ों कैदी बाहर निकल आए। यही नहीं, कास्की, कैलाली, झापा और कई जिलों की जेलों पर भी हमले हुए। अंदाजा लगाइए क्या हुआ होगा जब जेल के दरवाजे टूटे और अपराधी सड़क पर भागते हुए आजादी का नारा लगाने लगे।
कुछ जगह तो प्रदर्शनकारियों ने खुद कैदियों से हाथ मिलाया और कहा कि तुम भी इस सिस्टम के शिकार हो। सरकार के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अब सिर्फ राजनीतिक आंदोलन ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। संसद के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सीधे नेताओं की ओर मुड़ा। शेर बहादुर देउबा 5 बार प्रधानमंत्री रहे, उनका घर धधकती आग में बदल गया। रामचंद्र पौडेल, नेपाल के राष्ट्रपति का आवास भी हमले से सुरक्षित नहीं बचा। प्रचंड, पुष्पकमल दहाल, पूर्व माओवादी नेता और प्रधानमंत्री, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और फिर वो दुखद घटना, झलनाथ खनाल की पत्नी आग में फंसकर जिंदा जल गईं। ये घटनाएं इस बात का प्रतीक थीं कि जनता अब सिर्फ सत्ता बदलने से संतुष्ट नहीं थी। उनका गुस्सा नेताओं की पूरी पीढ़ी पर था, जिसे वे नेपोकिड्स यानी राजनीतिक वंशवाद से पैदा हुए नेताओं के रूप में दिखते थे। आगजनी और गोलीबारी से सैकड़ों लोग घायल हो चुके थे। काठमांडू के अस्पतालों में जगह नहीं बची। डॉक्टर थक कर गिर रहे थे, लेकिन मरीजों की कतारें खत्म नहीं हो रही थीं। सोशल मीडिया बैन के बावजूद लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके ट्विटर और फेसबुक पर अर्जेंट ब्लड नीडेड जैसे मैसेज फैला रहे थे। कॉलेज के छात्र, आम नागरिक, हर कोई अस्पतालों के बाहर खड़ा होकर खूनदान कर रहा था। नेपाल का ये दृश्य एक तरफ खून और राख में डूबा था, तो दूसरी तरफ इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा था। स्थिति अब नियंत्रण से बाहर थी। संसद जली हुई थी, जेलें टूट चुकी थीं, नेताओं के घर राख में बदल गए थे और सड़क पर सेना तैनात करनी पड़ी। ऐसे में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर दबाव बढ़ गया। विपक्ष चिल्ला रहा था, जनता आक्रोशित थी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंता व्यक्त कर रहा था। आखिरकार ओली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते नेपाल और खून में डूबे। अब देश को एक नई दिशा चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह था कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री का इस्तीफा इस आग को बुझा पाएगा? प्रधानमंत्री के इस्तीफे के तुरंत बाद सरकार ने सेना को सड़कों पर उतार दिया। काठमांडू की गलियों में टैंक जैसी गाड़ियां चल रही थीं। सैनिक अपने कंधे पर बंदूकें लेकर चौक चौराहों पर खड़े थे। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जेन जेड प्रोटेस्टर्स ने भी साफ कर दिया कि ये सिर्फ सरकार गिराने का आंदोलन नहीं है। वे चाहते हैं कि सिस्टम की जड़ें हिल जाएं। प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा हिस्सा अब कहने लगा कि देश का नेतृत्व किसी नए चेहरे को सौंपा जाना चाहिए। कई आवाजें उठीं कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा जाए। यानी अब ये आंदोलन सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि बदलाव का खाका भी पेश करने लगा था। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए। उल्टा सेना की तैनाती ने राजधानी काठमांडू को एक मिलिट्री जोन बना दिया। हर चौक पर सैनिक थे, हाथों में राइफल और चेहरे पर तनाव। कर्फ्यू का ऐलान हो चुका था। सड़क पर निकलने वाले लोगों से पूछताछ, चेकिंग और कई जगह तो गोलियां भी चलाई गईं। आम जनता अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा कह रहा था, सेना ने सही किया वरना पूरा देश जल जाता। दूसरा हिस्सा चीख रहा था, ये तो तानाशाही है, हमारी आवाज दबाई जा रही है। सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी शुरू कर दीं। हजारों युवक हिरासत में लिए गए। कई जगह परिवार वाले थाने के बाहर खड़े होकर पूछ रहे थे कि हमारे बच्चों को क्यों उठाया गया, उनका कसूर क्या है। दोस्तों, इस पूरे आंदोलन की सबसे दिलचस्प और ताकतवर कड़ी रही सोशल मीडिया। सरकार ने फेसबुक, एक्स, टिकटॉक और यूट्यूब को बैन किया, लेकिन युवाओं ने हार नहीं मानी। वीपीएन के जरिए वे दुनिया से जुड़े रहे। काठमांडू की जलती संसद, भागते कैदी, घायल युवक, इनकी तस्वीरें और वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गए। ट्विटर यानी एक्स पर #NepoKids और #GenZ रिवोल्ट ट्रेंड करने लगे। टिकटॉक पर कुछ युवाओं ने संसद जलने के बाद वीडियो बनाकर अपलोड किए। कुछ लोग इन वीडियोस को क्रांति का सबूत मान रहे थे, तो कुछ कह रहे थे कि ये आंदोलन की गंभीरता को मजाक बना रहे हैं। सरकार ने कोशिश की कि इंटरनेट पूरी तरह काट दिया जाए, लेकिन 21वीं सदी के युवाओं को चुप कराना इतना आसान नहीं था। यानी नेपाल की गली गली से उठी आवाज अब वैश्विक बन चुकी थी।
नेपाल में आगजनी और खून खराबे की खबरें सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे साउथ एशियाज जेन जी रिवॉल्यूशन नाम दिया। भारत ने नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई क्योंकि जेल से भागे कैदियों के भारत में घुसने का डर था। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने अपील की कि नेपाल में संयम बरता जाए और युवाओं की मांगों को सुना जाए। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी बयान जारी किया, नेपाल मस्ट रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। लेकिन साफ था कि नेपाल की आग अब पूरी दुनिया का ध्यान खींच चुकी थी। जेन जी प्रोटेस्ट की शुरुआत करने वाले छात्रों ने साफ कहा कि उन्होंने हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। उनका कहना था कि हम चाहते थे कि आवाज उठे, लेकिन संसद जलाना या लोगों को मारना हमारा मकसद नहीं था। कुछ असामाजिक तत्वों ने आंदोलन को बदनाम कर दिया। दूसरी ओर गुस्से से भरे युवाओं का एक बड़ा हिस्सा था कि बिना आग लगाए कोई सुनता ही नहीं। अगर संसद जलाने से नेताओं की नींद टूटी तो ये सही है। यानी आंदोलन अब दो धाराओं में बंटने लगा था, एक शांतिपूर्ण बदलाव चाहने वाली धारा और दूसरी क्रांतिकारी धारा। आज नेपाल एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ गुस्से से भरी युवा पीढ़ी है जो कह रही है कि अब पुराना सिस्टम खत्म करो। दूसरी तरफ सत्ता और सेना है जो कह रही है कि कानून और व्यवस्था पहले आओ। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये आंदोलन सही दिशा में गया तो नेपाल एक नई युवा प्रधान लोकतंत्र की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर हिंसा बढ़ती रही तो देश गृह युद्ध जैसे हालात में भी जा सकता है।